प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। एमटी क्लासेज नदवाई में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके सामने फिर दोबारा से लेकर के आए हैं स्टीफन स्पेंडर की कविता एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। ठीक है ना, तो हम इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी जो सीनियर कविता है उसका नाम क्या है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, एक प्राथमिक विद्यालय का कक्ष इन ए स्लम, एक गंदी बस्ती में। इसके अंतर्गत हमें पोइट ने क्या क्या बताया है उन सब पे हम जो चर्चा करेंगे। उससे पहले हम चर्चा करते हैं किस पे, स्टीफन स्पेंडर पे। मेरी एक बात ध्यान रखना कि हमारे अंदर क्या कमी है ये बताने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको क्या देखना है कि हमारी अच्छाई क्या है, कि हम क्या कर सकते हैं, ये बताने के लिए केवल आपका दृढ़ विश्वास है। अब हमारे पास में जो टाइम बचा है वो बहुत कम बचा है बेटा, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमें प्रत्येक पॉइंट पे यहां पे फोकस रखना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से वो सॉल्व करना है, क्योंकि एक एक पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए प्रत्येक पॉइंट को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है यहां पे, अबाउट द पोइट, कवि के बारे में। कौन है अपना कवि, स्टीफन स्पेंडर। इनका पूरा नाम जो था, क्या लिया जाता है इनका पूरा नाम, सर स्टीफन हेरोल्ड स्पेंडर, सीवी। क्या नाम लिया जाता है इनका पूरा, अपनी किताब में जो दे रखा है सीनियर की में वो केवल कितना दे रखा है, स्टीफन स्पेंडर। और इनका पूरा नाम क्या है, सर स्टीफन हेरोल्ड स्पेंडर, सीवी। सीवी क्या है, इनकी उपाधि है। और जो बीच में जो हेरोल्ड शब्द दिया हुआ था, वो हेरोल्ड शब्द क्या था, वो हेरोल्ड शब्द था उनके पिता का नाम। स्टीफन स्पेंडर इनका खुद का नाम था, और बीच में इनके पिता का नाम, अंग्रेजों में जैसे परंपरा है कि अपने पिता का नाम भी क्या करते थे, साथ में क्या रखते थे, जोड़ के रखते थे। तो इसलिए इनका जो नाम था वो क्या था, स्टीफन हेरोल्ड स्पेंडर, सीवी। सीवी क्या थी, इनकी उपाधि थी, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। कहां की उपाधि थी, वो ब्रिटिश सेना के द्वारा, यानी इंग्लैंड की सेना की क्या थी, उपाधि इनके पास में। क्या कह रहा है साहब, स्टीफन स्पेंडर 1909, कब, 1909। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 28 फरवरी, कौन सी तारीख को, 28 फरवरी 1909 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई, इनकी जो मृत्यु हुई है वो 16 अप्रैल 1995 में, 86 वर्ष की उम्र में इनकी क्या हो गई, मृत्यु। ठीक, 1909 में जन्म, 1995 में क्या हुई, मृत्यु। किसकी वजह से, हार्ट अटैक की वजह से। हार्ट अटैक जो इनको आया था उसकी वजह से इनकी क्या हो गई, मृत्यु। 86 साल की उम्र में ये क्या हो गए, परलोक गमन। वो ये थे, क्या थे ये, एन इंग्लिश, एक अंग्रेज पोएट, कवि। क्या थे, कवि भी थे। एंड और एन एसेइस्ट, और एक क्या थे, निबंधकार थे। जो हमारी किताब में परिचय सेम वही परिचय है यहाँ पे, उससे बाहर कुछ नहीं। केवल जो वर्ड है, मैं आपको जहां जहां वर्ड फालतू जुड़े हुए हैं वो चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूं। जैसे इनकी मृत्यु के संदर्भ में कि 28 फरवरी, लेकिन हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि इनकी मृत्यु कब हुई है, 1909 में जन्म और 1995 में क्या हुई इनकी मृत्यु। क्या थे, एन इंग्लिश पोएट एंड एन एसेइस्ट, एक अंग्रेजी कवि और कौन, एक निबंधकार। ये लंदन में पैदा हुए। ठीक, कहां पे, लंदन, इंग्लैंड में पैदा हुए, और वहीं पर इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। सेंट मैरी चर्च में इनको क्या किया गया था, दफनाया गया था। आज क्या कह रहा है साहब, ही, उन्होंने, लेफ्ट, छोड़ दिया। कौन सा छोड़ दिया साहब, केवल एक उसका नाम आ रहा है कॉलेज का, कौन सा कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉलेज। कौन सा कॉलेज छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी कॉलेज। ये उनके उस कॉलेज का नाम है जो कहां पे था, ऑक्सफोर्ड में था। इन्होंने क्या छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। विदाउट, बिना, किसके बिना, टेकिंग ए डिग्री, बिना कोई डिग्री लिए। इन्होंने बिना कोई डिग्री लिए
जो ऑक्सफोर्ड में स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज है, उस कॉलेज को इन्होंने क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। एंड और क्या किया इन्होंने फिर, वेंट गए, कहां गए, टू बर्लिन, बर्लिन को इन 1930। कब, 1930, 1930 में। और 1930 में ये कहां चले गए, बर्लिन चले गए। स्पेंडर ने ली एक कीन मीन्स होता है गहरी, डीप इंटरेस्ट, रुचि। स्पेंडर ने किसमें गहन रुचि ली, इन पॉलिटिक्स यानी राजनीति में। के स्पेंडर ने किसमें गहन रुचि ली, राजनीति में। एंड और डिक्लेयर्ड घोषित किया, डिक्लेयर्ड मीन्स घोषित किया, हिमसेल्फ स्वयं को, किसके रूप में घोषित किया स्वयं को, टू बी ए सोशलिस्ट, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, सामाजिक विद के रूप में, ठीक है, किस रूप में, समाजवादी के रूप में अपने आप को घोषित किया। एंड पैसिफिस्ट, और किसके रूप में, एक शांतिवादी के रूप में, यानी एक युद्ध विरोधी के रूप में, कि युद्ध का मैं क्या करता हूं, विरोध करता हूं। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, और उन्होंने अपने आप को घोषित किया, टू बी ए सोशलिस्ट, किसके रूप में, एक समाजवादी के रूप में। एंड पैसिफिस्ट, और किसके रूप में, और अपने आप को एक शांतिवादी के रूप में या एक युद्ध विरोधी के रूप में अपने आप को क्या किया, घोषित किया। बुक्स, जो पुस्तकें, बाय स्पेंडर, किसके द्वारा लिखी हुई, स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखी हुई। तो कौन कौन सी पुस्तकें, इंक्लूड शामिल हैं, स्पेंडर के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों में कौन कौन सी पुस्तक शामिल है। तो पहली पुस्तक का नाम इसमें अपनी बुक में क्या दे रखा है, पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, समर्पण की कविताएं। पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, डेडिकेशन मीन्स क्या होता है, समर्पण। द एज ऑफ बीइंग, दूसरी इनकी बुक का क्या नाम है, द एज ऑफ बीइंग। नेक्स्ट बुक क्या है, द क्रिएटिव एलिमेंट, तीसरी बुक कौन सी है, द क्रिएटिव एलिमेंट। चौथी बुक कौन सी आई है, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न, कौन सी है, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न। एंड और क्या है, एन ऑटोबायोग्राफी, एक आत्मकथा भी है इनकी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है और बायोग्राफी क्या होता है। ऑटोबायोग्राफी यानी स्वयं के द्वारा लिखी हुई, अपने जीवन वृतांत के बारे में जब व्यक्ति स्वयं लिखता है तो वो क्या कहलाती है भाइयों, वो कहलाती है ऑटोबायोग्राफी। और जब किसी दूसरे के द्वारा उस जीवन के बारे में लिखा जाता है तो वो कहलाती है बायोग्राफी। ठीक है, क्या, जब स्वयं के द्वारा अपने जीवन के इतिहास का वर्णन किया जाता है कि मेरा जीवन काल कैसा है, कैसा रहा था, तो वो क्या कहलाती है, ऑटोबायोग्राफी। और जब कोई दूसरा उस जीवन का वर्णन करता है, दूसरा राइटर उस जीवन के बारे में लिखता है, तो वो क्या कहलाती है, बायोग्राफी। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, आत्मकथा कौन सी है, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, कौन सी है, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। तो इसमें याद रखने वाली कौन सी चीज है कि इनकी जन्म और मृत्यु, और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, जो इनकी बुक है, वो कौन सी है, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। अब आगे क्या कह रहा है साहब, इन में, किसमें, एन एलिमेंट्री क्लास स्कूल क्लासरूम, किसमें, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम। इन ए स्लम, आपकी जो ये कविता है, कौन सी कविता, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। इसमें क्या बताया गया है, तो ये कह रहा है कि ही हैज कंसंट्रेटेड, कि उसने ध्यान केंद्रित किया है, किस बात पे ध्यान केंद्रित किया है, ऑन थीम्स, विषय वस्तुओं पर। कौन कौन सी विषय वस्तुओं पर, कौन कौन सी शीर्षकों पर। इसकी ज्यादातर जो भी नोवेल वगैरह हैं, जो भी इसकी कविताएं हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो थीम मिलती है, वो कौन सी थीम मिलती है, वो मिलती है ऑफ सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय, समाज के द्वारा किया जा रहा अन्याय। एंड और क्लास, वर्ग, इनइक्वलिटीज, इनइक्वलिटीज कहते हैं असमानताएं, और वर्गों के बीच में जो असमानताएं हैं उनके बारे में इन्होंने अपने तमाम उपन्यास वगैरह में, अपने तमाम निबंधों में, और सभी किसमें, कविताओं में भी इन्हीं चीजों का विशेष रूप से इनकी जो थीम रही है
वो यही रही हैं, सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय और वर्ग के बीच असमानता, जो वर्गों की असमानता उसके बारे में। एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं इसी चीज को। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, स्टीफन स्पेंडर की अपनी एक कविता है। स्टीफन स्पेंडर का जन्म 1909 से 1995 में, यानी जन्म 1909 और मृत्यु 1995 में। ये एक अंग्रेज कवि थे और कौन थे? निबंधकार थे। इसके साथ में इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड को कब छोड़ दिया था? 1930 में, और बिना कोई डिग्री लिए। और फिर उसके बाद ये कहां चले गए थे? बर्लिन। स्पेंडर ने सबसे पहले किसमें रुचि ली थी? गहन रुचि किसमें ली थी? पॉलिटिक्स में। और अपने आप को क्या घोषित किया था? एक समाजवादी और एक शांतिवादी के रूप में अपने आप को क्या किया था? घोषित किया था। इनकी जो पुस्तक है उनमें कौन कौन शामिल है? पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, और एक इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम क्या है? वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। इनकी जो ये कविता है कौन सी? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। इस कविता में इन्होंने अपना जो ध्यान केंद्रित किया वो कौन कौन सी विषय वस्तुओं पर किया है? एक तो किया है सोशल इनजस्टिस पर, और दूसरा किस पर किया है? क्लास इनइक्वालिटीज, यानी सामाजिक अन्याय और वर्गों की असमानता। अब आइए कविता के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक बात यहां पे ध्यान रखना कि कवि यहां पे जो बात कर रहा है वो कौन सी बात कर रहा है? कवि यहां पे अमीर और गरीब वर्ग के बीच में क्या अंतर है, किस प्रकार से गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों का जो जीवन है, किस प्रकार से वो गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्या उनको चाहिए, समाज के सभ्य लोगों को क्या करना है, इन सारी चीजों के बारे में कवि यहां पे अपनी कविता के माध्यम से बताना चाहता है। यहां पे सबसे पहले जो वो बात कर रहा है वो क्या कह रहा है? फार फार द पोएट वांट्स टू एक्सप्रेस दैट एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। तो वहां पे किस प्रकार का जीवन चक्र चल रहा है वो वाली बात कर रहा है कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, फार दूर, फार अगेन फिर दूर, कहने का मतलब बहुत दूर से। कहां से? बहुत दूर से। गस्टी मीन्स होती है स्टॉर्मी यानी तूफानी, वेव्स लहरें, कि समुद्र की जो लहरें हैं वो कहां है? बहुत दूर है। दूर से, बहुत दूर से आती हुई क्या? तूफानी लहरें। तो तूफानी लहरें जो आती हैं वो क्या करती हैं? अपने आसपास के वातावरण को बिल्कुल क्या कर देती हैं? साफ कर देती हैं। दीज चिल्ड्रंस फेसेज, और वो लहरें इन बच्चों के चेहरों से क्या है? बहुत दूर है। तूफानी लहरें जो आती हैं वो क्या कर देती हैं? अपने आसपास के जो वातावरण होती है उसको सबको क्या कर देती है? साफ। लेकिन इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो तूफानी लहरों से क्या है? बहुत दूर हैं, उनसे, उनके नजदीक नहीं है। कहां पे? दूर। तो कहने का मतलब क्या है? अर्थात इनके जो चेहरों की हालत है वो चेहरों की हालत कैसे है? मैले कुचैले, अव्यवस्थित, कुपोषित, यानी इल फेड। कोई बीमार है, कोई कुपोषित है, कोई क्या है? वीक है। तो ये सारी कंडीशन में इन बच्चों के क्या कहां पे दिखाई देती है? कहां पे झलकती है? चेहरों के ऊपर। लाइक जैसे कि रूटलेस बीड्स, रूटलेस कहते हैं बिना जड़ वाली, जिसमें जड़ी ना हो, ऐसी बीड्स कहते हैं खरपतवार। खरपतवार मीन्स वो अनावश्यक पौधे जिनको हम उगाते नहीं है लेकिन वो अपने आप उगाते हैं, उन पौधों को हम क्या कहते हैं? बीड्स। जो काम के नहीं है हमारे, उन पौधों को क्या कहा जाता है? बीड्स। तो यहां पे जो कवि है वो कौन सा अलंकार यूज कर रहा है भैया? सिमली। कौन सा अलंकार यूज कर रहा है? सिमली। तुलना कर रहा है। अब किससे तुलना की जा रही है इनकी? द हेयर, के जो बाल हैं, टॉर्न राउंड, बिखरे हुए हैं। टॉर्न राउंड माने फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं। स्कैटर्ड मीन्स बिखरे हुए। कहां पे बिखरे हुए हैं? देयर पेलर, देयर माने उनके, पेलर माने पीले पड़े हुए चेहरों पर। बच्चों की क्या है? कुपोषण के कारण उनके चेहरे कैसे हो गए? पीले। उन पीले चेहरों पर बाल किस प्रकार से बिखरे हुए हैं? जैसे कि बिना जड़ वाली क्या? खरपतवार।
ये बच्चे उन तूफानी लहरों से, इन बच्चों के चेहरे उन तूफानी लहरों से क्या है, बहुत दूर हैं। जिस प्रकार से तूफानी लहरें क्या कर देती हैं, सब कुछ साफ कर देती हैं, लेकिन इन बच्चों के चेहरे क्या है, अव्यवस्थित है। उन चेहरों पर जो पीलापन है वो छाया है, और उन पीले चेहरों पर क्या, बाल क्या हुए, बिखरे हुए, यानी इनके बाल कंघी किए हुए नहीं है, अनकॉम्ड हैं, कॉम्ब नहीं है। तो वहां पे क्या है, कैसे बिखरे हुए, लाइक रूटलेस बीड्स, बिना जड़ वाली खरपतवार के समान। क्या कह रहा है साहब, द टॉल गर्ल, जो लंबी लड़की है। क्लास के अंदर पहले यहां पे कौन कौन से किस प्रकार से बच्चों का वर्णन आया, ये भी हमको ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले जो कवि वर्णन कर रहा है वो किसका वर्णन कर रहा है, एक लंबी लड़की का, कि एक लंबी लड़की है, विद हर वेट डाउन, जिसने अपना वेट डाउन यानी नीचे झुकाया हुआ है, उदासी के कारण, उदासी की वजह से उसने क्या है, नीचे झुकाया हुआ है। क्या झुकाया हुआ है, हेड यानी सिर। उदास क्यों है, लंबी लड़की से क्या तात्पर्य है, लंबी लड़की जो उन परिस्थितियों को समझती है, उन सिचुएशंस को समझती है, वो क्या है, उदास है। और उस उदासी के कारण उसने अपना जो सिर है वो कहां झुकाया हुआ है, नीचे की तरफ झुका। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, द पेपर, पेपर कहते हैं कागज, सीमिंग प्रतीत होने वाला, सीमिंग मीन्स क्या होता है, प्रतीत होने वाला, बॉय लड़का, एक उसमें लड़का भी बैठा हुआ है, दूसरा पहला कौन किसके बारे में चर्चा कर रहा है, लड़की के बारे में। तो लड़की कैसी है, लंबी लड़की है, अपना सिर क्या किसकी वजह से, उदासी के कारण उसने अपना सिर क्या हुआ है, झुकाया हुआ है। फिर कह रहा है द पेपर सीमिंग बॉय, कागज के समान प्रतीत होने वाला लड़का, कागज के समान प्रतीत होने वाला लड़का यानी वो वीक है, लीन है, स्किनी है, वो सारी चीजें उस बच्चे में है। इल फेड, कुपोषित है, सही ढंग से उसको पोषण प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा लड़का। विद रेड्स आइज, चूहे जैसी आंखें, जिसकी क्या है, चूहे जैसी आंखें हैं। अब चूहे के साथ में तुलना कर दी, लेकिन यहां पे कहीं पे लाइक एज का प्रयोग नहीं है, तो सिमली ना होकर के कौन सा अलंकार हो गया, इसमें मेटाफर हो गया। अब क्यों है साहब उसकी रेड्स के समान आइज, क्योंकि उन आंखों में क्या है, लालच, ग्रीड नजर आता है। किस बात का लालच, भूख, आगे बढ़ने का लालच उन आंखों में नजर आता है। अब बच्चा भूखा है तो उस बच्चे को क्या लगेगी, भूख, तो वो किसी भी चीज को कैसे देखता है, जिस प्रकार से चूहा किसी चीज को पाने की, प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है, उसकी आंखों में जैसे लालच होता है उस चीज को पाने का, ठीक उसी प्रकार से इस बच्चे को अच्छा पोषण प्राप्त करने की क्या है बेटा, लालच, इच्छा। तो इसलिए यहां पे इसकी जो कंपेयर की गई है वो किसके साथ में की गई है, रेड्स आइज, बच्चे की आंखों की तुलना। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, द स्टैंड, अविकसित, क्या है, अविकसित, अनडेवलप्ड, जो विकसित नहीं हुई है पूर्ण रूप से, ऐसी। अनलकी, दुर्भाग्यशाली, अनलकी दुर्भाग्यशाली, यह उत्तराधिकारी है। अविकसित, दुर्भाग्यशाली, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी क्या कहते हैं, उत्तराधिकारी उसको कहते हैं जो पैतृक रूप से हमें प्राप्त होती है, यानी माता या पिता किसी से भी जो हमें कोई भी चीज प्राप्त होती है वो हम किसे कहते हैं, उत्तराधिकारी के रूप में, क्योंकि हम उन्हीं के उत्तराधिकारी, माँ बाप के। तो क्या कह रहा है, अविकसित दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है, किनका दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है, और ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मीन्स होता है मुड़ी हुई, ट्विस्टेड मीन्स क्या होता है, मुड़ी हुई, बोन्स हड्डियों का। अविकसित, दुर्भाग्यशाली, ये उत्तराधिकारी है, और ट्विस्टेड बोन्स किनका, मुड़ी हुई हड्डियों का। रिसाइटिंग, दोहरा रहा है, किनको दोहरा रहा है, ए फादर से, एक पिता की, नाल डिजीज, गांठदा, कोई गांठदा क्या है, डिजीज माने बीमारी, वह अपने पिता की उस गांठदार बीमारी को क्या कर रहा है, दोहरा रहा है। हिज लेसन, अपने उस पाठ के बजाय,
जो पाठ वो वहां पे पढ़ रहा है, जो टीचर उसको वो पाठ पढ़ा रहा है, उस पाठ के बजाय वो बच्चा क्या कर रहा है, कहां पे, फ्रॉम हिज डेस्क, अपनी उस डेस्क से, जिस डेस्क पर वो बच्चा बैठा हुआ है उस डेस्क पर वो अपने उस पाठ को ना पढ़ करके किसको दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है, किसका वर्णन करता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने पिता की उस गांठदार बीमारी को। तो हमें यहाँ पे क्या क्वेश्चन याद रखना है, कौन सी बात ध्यान रखनी है कि कौन सा बच्चा है, किस प्रकार का बच्चा है, स्टंट अनलकी हेयर, अविकसित दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है। किनका दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी है, ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियों का। और किनका है, नाल डिजीज, गांठदार बीमारी का, मुड़ी हुई हड्डियां और गांठदार बीमारी, दोनों का ये उत्तराधिकारी है। और ये अपने पिता की जो पैतृक रूप से प्राप्त हुई है उस पिता की गांठदार बीमारी को क्या कर रहा है, ये दोहरा रहा है, यानी उसको बता रहा है, उसका वर्णन कर रहा है। वर्णन करने का मतलब वो चीजें उस दिखाई दे रही हैं बच्चे में, वो अक्षम है कहां पे, अपने उस पाठ को पढ़ने की बजाय पाठ को पढ़ने के वो पिताजी की बीमारी को दिखाता हुआ ज्यादा प्रतीत हो रहा है। कहां पे, फ्रॉम हिज डेस्क, अपने उस मेज पर। तो कौन कौन से बच्चों के आगे, पहले एक लंबी लड़की, फिर कागज के समान प्रतीत होने वाला लड़का, फिर क्या कह रहा है, एट बैक, पीछे की तरफ, ऑफ द डिम क्लास, धुंधली कक्षा में। धुंधली कक्षा यानी कि कम रोशनी वाली कक्षा में, जिसमें रोशनी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, उस धुंधली सी कक्षा में, कहां पे, एट बैक, पीछे की तरफ, वन, एक, अननोटेड, अननोटेड मिस होता है जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, अर्थात जिस बच्चे की तरफ किसी ने देखा भी नहीं है, ध्यान भी नहीं दिया है, एक ऐसा लड़का बैठा हुआ है। कहां बैठा है, वन, वन का मतलब क्या है, बॉय से। कौन सा लड़का बैठा हुआ है, एक ऐसा लड़का, कहां पे बैठा हुआ है वो, डिम क्लास, और एट बैक यानी पीछे, क्लास में पीछे की तरफ, जिस पर किसी का क्या नहीं गया, ध्यान नहीं गया है। कैसा है वो बच्चा, स्वीट एंड यंग, स्वीट माने मधुर, प्यारा, लवली, एंड यंग और छोटा, छोटा सा है और प्यारा सा है, एक ऐसा बच्चा बैठा हुआ है। हिज आइज, उसकी आंखें, किस बच्चे की, जो पीछे की तरफ बैठा हुआ है उस छोटे इस बच्चे की, लिव, रहती हैं, इन ए ड्रीम, किसमें, स्वप्न में। उस बच्चे की आंखें क्या देखती रहती हैं, स्वप्न देखती रहती हैं, यानी ब्राइट फ्यूचर के जो स्वप्न है वो उस बच्चे की आंखों में है। यहां पे जो ये लाइन इंगित कर रही है किसकी तरफ, एक इशारा कर रही है, फ्यूचर की आशा की तरफ। किसकी तरफ, फ्यूचर की आशा की तरफ। हिज आई लिव इन ए ड्रीम, उसकी आंखें किस में रहती हैं, स्वप्न में रहती हैं। किसके स्वप्न में, ऑफ स्क्वेरल्स गेम, एक गिलहरी के खेल। किसको देख रहा है वो, उस गिलहरी के खेल को। कौन सा खेल, कहां पे कर रही है, इन ट्री रूम, वृक्ष के कोटर में। एक गिलहरी है वहां पे जो उस वृक्ष के कोटर में क्या कर रही है, खेल कर रही है। खेलने का मतलब कभी उस कोटर में आती है, कभी उसमें से कोटर में से स्वच्छता पूर्वक क्या होती है, बाहर चला जाए। तो यानी अंदर से बाहर आना, बाहर से अंदर जाना, उन सब चीजों के लिए वो गिलहरी कैसी है भैया, फ्री, स्वतंत्र है। तो ये बच्चा भी क्या कर रहा है, उस गिलहरी के खेल को देख रहा है। और उस गिलहरी के खेल को देख करके, क्यों, क्योंकि ये किसमें बंद हो गया है, ये उन विद्यालय की चार दीवारी के अंदर बंद है। लेकिन ये बच्चा चाहता क्या है, ये बच्चा चाहता है अपना भविष्य, कि मेरा भविष्य भी कैसा हो, इसी प्रकार से स्वतंत्र हो जैसे कि इस गिलहरी का है। अदर देन दिस, अदर देन दिस, अन्य इस चीज की तुलना में, इसका मतलब यानी उस पढ़ाई की तुलना में, उस कक्ष की तुलना में, जो पढ़ाई वहां पे कक्ष में करवाई जा रही है उसकी तुलना में उसका जो ध्यान है वो कहां पे, एक गिलहरी के खेल पर, जो कहां पे कर रही है, वृक्ष के कोटर में। और उसकी आंखें कैसी दिखती हैं, क्या देखती हैं, इन ए ड्रीम, जैसे कि वो आंखें किसमें हो, स्वप्न, स्वप्न यानी भविष्य। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑन श्योर क्रीम वॉल्स, किन पर, अप्रिय
श्योर मीन्स क्या होता है? अप्रिय। क्रीम, कैसे? क्रीम रंग की। अप्रिय जो क्रीम रंग है, वॉल्स माने दीवारों पर, यानी भद्दे क्रीम कलर की क्या है? दीवार है। भद्दी कैसी है? क्रीम कलर की दीवार है। ना तो वहां लाइट की व्यवस्था है, इसमें क्या आ गया? लाइट के संदर्भ में बात आ गई, उजाला नहीं है। दीवारों का रंग कैसा है? श्योर क्रीम वॉल्स, यहां पे क्या आ गई? श्योर क्रीम वॉल्स। अप्रिय भद्दे रंग की क्या है? दीवार है। तो कहने का मतलब यह है कि जो वो कक्ष है, वो कक्ष ना तो उसमें सही ढंग से सफाई की व्यवस्था है, ना उसमें लाइट की व्यवस्था है, उसमें भी क्या आती है? कक्ष में बदबू आती है। ऐसा क्लासरूम एक गंदी बस्ती में है। तो उसकी तरफ यहां पे कवि बता रहा है, क्या कह रहा है? ऑन श्योर क्रीम वॉल्स डोनेशंस। डोनेशंस मीन्स दान में दी गई वस्तुएं लगी हुई हैं। क्या लगी हुई हैं? दान में दी गई वस्तुएं। अब कौन कौन सी दान में दी गई वस्तुएं? तो नंबर 1 जो इसमें आया वो आया शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर के सिर का प्रारूप, शेक्सपियर के सिर का चित्र। क्या लगा हुआ है? एक तो शेक्सपियर का हेड लगा हुआ है वहां पे, एक तस्वीर शेक्सपियर का पोर्ट्रेट है पूरा पूरा, वो कंप्लीट वहां लगा हुआ है। दूसरा क्या है? क्लाउडलेस, बादलों से रहित, एट डॉन, प्रातःकाल का। एक वहां पे सीनरी लगी हुई है, जो सीनरी किसकी है? बादलों से रहित, प्रातःकाल की, सूर्य उदय हो रहा है और वो भी कैसा है? बादलों से रहित है। किसी प्रकार से उसको किसने, उस धुंध ने या उन बादलों ने घेरा हुआ नहीं है, वो अपना प्रकाश देने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। आगे क्या कह रहा है साहब? सिविलाइज्ड डोम, सभ्य गुंबद, सभ्य संस्थाओं के जो गुंबद हैं, बड़ी बड़ी जो सभ्य संस्थाएं दिखाई दे रही हैं आज समाज में, उनके गुंबद राइडिंग दिखाई दे रहे हैं, चमक रहे हैं। कहां पे? ऑल सिटीज, सभी शहरों में। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, सभ्य संस्थाओं के जो गुंबद हैं, डोम गुंबद, राइडिंग वो दिखाई दे रहे हैं या चमक रहे हैं, ऑल सिटीज, सभी शहरों में। लेकिन क्या जितनी भी सभ्य संस्थाएं हैं जो इन गरीबों के भले के लिए खुली हुई हैं, क्या ये सभ्य संस्थाएं वास्तव में ही उनका भला कर रही हैं? आज अगर एक अनाथालय खोला जाए, आज अगर एक विधवा आश्रम खोला जाए, तो वो लोग केवल क्या कर रहे हैं? उन आश्रमों का उपयोग किसके लिए कर रहे हैं? स्वयं के हित के लिए, ना कि किसी दूसरे की भलाई के लिए। अधिकांशतः कुछ संस्थाएं जो हैं, जो ईमानदारी से अपना कार्य कर रही हैं, लेकिन आज की तारीख में ज्यादातर लोग, ये बात ध्यान रखना भैया, ज्यादातर लोग केवल स्वहित देख रहे हैं, परहित के बजाय। तो यहां पे जो बात आ रही है वो किनकी आ रही है? उन सभ्य संस्थाओं के गुंबद जो ऊंचे ऊंचे बने हुई हैं, वो सभ्य संस्थाएं, तो उनके गुंबद वो सभी शहरों में चमकते हुए नजर आते हैं। लेकिन कोई भी सभ्य संस्था किसके बारे में नहीं सोच रही है? इन गरीबों के बारे में नहीं सोच रही है, इन बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच रही है। तो सभ्य संस्थाओं के गुंबद सभी शहरों में क्या हो रहे हैं? चमक रहे हैं। वेल्ड, घंटियों की आवाज सुनाई देती है, घंटियां। फ्लोरी, फूलों की महक, टायरोलिस वैली, किसमें? टायरोलिस घाटी में। टायरोलिस घाटी है, उस घाटी में, यहां पे जो घाटी आई है, ऑस्ट्रिया की जो घाटी है, इस घाटी में क्या है? घंटियों की आवाज, यानी चर्च है, और उन चर्चों में किनकी आवाज आती है? घंटियों की। और उसमें चारों तरफ क्या है? फूल ही फूल वहां पे लगे हुए हैं, तो उनकी क्या होती है? महक। तो क्या कह रहा है यहां पे कि वेल्ड फ्लोरी टायरोलिस वैली, किसमें? वेल्ड, घंटियों की आवाज, फूलों की महक, टायरोलिस वैली, टायरोलिस घाटी में। टायरोलिस जो घाटी है उसमें किसकी? घंटियों की आवाज आती है और फूलों की महक। ये सारे चित्र कहां पे लगे हुए हैं? उस स्लम की किसमें? क्लासरूम में। कौन कौन से चित्र हैं जिनके बारे में वर्णन कर रहा है? फिर दोबारा देख लो। एक तो है शेक्सपियर का हेड, एक है क्लाउडलेस एट डॉन, यानी बादलों से रहित प्रातःकाल का। एक कौन सा है? सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, सभ्य
क्या डोम माने गुंबद, सभ्य संस्थाओं के जो गुंबद हैं राइडिंग वो चमक रहे हैं कहां पे, ऑल सिटीज, सभी शहरों में। अच्छी अच्छी संस्थाओं के वहां पे क्या लगे हुए हैं, जो बढ़िया संस्थाएं उनके चित्र लगे हुए हैं। वेल्ड फ्लोरी टॉर्सिल वैली, और किसका लगा हुआ है, एक घंटी, घंटियों के द्वारा जो सुशोभित है वो चित्र। फ्लोरी फूलों के द्वारा सुशोभित है, किसका, टायरोलिस वैली का, टायरोलिस घाटी का। एक क्या बना हुआ वहां पे, ओपन हैंडेड मैप, एक वहां पे खुले हुए हाथों से बनाया गया नक्शा। खुले हुए हाथ किसके हैं, खुले हुए हाथ उन डिक्टेटर्स के हैं जिन्होंने क्या बनाया है, इस संसार को क्या किया है, विभाजित किया है, अपनी स्वयं की मर्जी से अपना संसार बनाया है। तो ये किन के लिए आया है ओपन हैंडेड में, उन नेताओं के लिए जिन्होंने इस पूरे संसार को अपनी मर्जी से क्या कर दिया था, बांट दिया था। तो उनके संदर्भ में क्या है, ओपन हैंडेड मैप, खुले हुए हाथ से बनाया गया मैप। अवॉर्डिंग बता रहा है द वर्ल्ड के जो संसार है, इट्स वर्ल्ड, वो इसका ही संसार है। संसार है वो किनका है, वो इनका ही संसार है, इनके द्वारा बनाया हुआ ही संसार है। किनके द्वारा बनाया हुआ, ओपन हैंडेड मैप, यानी उन राजनेताओं के द्वारा। और यहां पे जो कवि कह रहा है वो किसके संदर्भ में कह रहा है, हिटलर के संदर्भ में बात चल रही है। यहां के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, हिटलर के संदर्भ में। उसने जिस प्रकार से अपने वहां पे विभाजन किया था उसी को यहां पे कवि क्या कर रहा है, इंगित कर रहा है इस लाइन के माध्यम से। लेकिन हम यहां पे किसके माध्यम से जोड़ते हैं, आज वर्तमान स्थिति के माध्यम से जोड़ते हैं कि वर्तमान में सभी ने अपने अपने हिसाब से अपने इस पूरे संसार को क्या कर लिया है, नेताओं ने बांट लिया है। ये मेरा गांव, ये मेरा देश, ये मेरा वो, सभी ने अपने अपने, जबकि पूरे संसार में मानव जाति सब वही है, लेकिन हम सब ने क्या कर लिया, विभाजन। आगे क्या कह रहा है, एंड येट, और अभी भी, फॉर दी चिल्ड्रन, फॉर दी किनके लिए, इन बच्चों के लिए, क्या नहीं है, एंड येट, और फिर भी किनके लिए, फॉर दी चिल्ड्रन, के इन बच्चों के लिए, फॉर दी चिल्ड्रन किनके लिए, इन बच्चों के लिए। दीज विंडोज, ये जो खिड़कियां हैं, नॉट दिस मैप, इस नक्शे में नहीं है, देयर वर्ल्ड, उनके संसार की, यानी अमीर लोगों ने, गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने, राजनेताओं ने मिलकर के जो ये संसार का नक्शा बनाया है, इस नक्शे में उन बच्चों के लिए क्या नहीं रखी हैं, खिड़कियां नहीं रखी हैं। खिड़कियां यानी उन बच्चों को प्रगति के रास्ते, उन बच्चों के प्रोग्रेस करने के रास्ते क्या कर दिए, बंद कर दिए। आज क्या कह रहा है, वेयर, जहां पर की, ऑल देयर फ्यूचर, जहां पर की उनका संपूर्ण फ्यूचर, भविष्य कैसा नजर आता है, पेंटेड, रंगा हुआ, किससे, विद ए फॉग, एक कोहरे से। कोहरे का मतलब धुंधला, जहां पर कि उनका भविष्य कैसा नजर आता है भाइयों, धुंधला नजर आता है बिल्कुल। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों ने अपने कार्य को सही ढंग से नहीं किया है। कानून तो बना, लेकिन क्या कानून की पालना सही ढंग से हुई? नेताओं के लिए कानून कुछ और मायने रखता है और गरीबों के लिए कुछ और मायने रखता है। हर जगह पर ये भेदभाव, कौन सा भेदभाव, सोशल इनजस्टिस, फिर बात आ रही है वहीं पे कि कौन सी थीम उसने प्रयुक्त की है इसमें, स्टीफन स्पेंडर ने, तो उसने कहा है सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय, एंड क्लास इनइक्वालिटीज, और वर्गों के बीच असमानता, वर्गों के बीच असमानता। कौन से वर्गों के बीच में, अमीर और गरीब। नियम कानून सारे बनाए गए लेकिन क्या नियम और कानूनों की सही ढंग से पालना हुई? उन्होंने ऐसे संसार बनाए जिन संसारों में उन्होंने अपने लिए तो खिड़कियां बनाई, लेकिन इन बच्चों के लिए खिड़कियां नहीं बनाई। इनको क्या कर दिया है, बंद कर दिया है, एक छोटे से दायरे में समेट करके रख दिया है। ए नैरो स्ट्रीट, के एक सकरी सी गली को सील्ड इन, बंद कर दिया गया है। एक सकरी सी गली, एक छोटा सा क्षेत्र क्या कर दिया गया है, बंद। इसके नीचे विद ए लीड स्काई,
एक धूसर आकाश के नीचे, धूसर मटमैले से रंग वाले, किसके नीचे? नीड माने मटमैले से रंग वाले, स्काई आकाश के नीचे, अर्थात जहां पर उनका संपूर्ण भविष्य धुंधला नजर आता है, ऐसी गलियों में उनको क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया। ना तो वहां पे सही ढंग से लाइट की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, ना सफाई की व्यवस्था, जबकि नेताओं के या बड़े लोगों के यहाँ आप जाइए, हर तरीके की सुविधाएं आपको वहां पे मिलेंगी। क्या उनके बच्चे प्रोग्रेस करेंगे या नहीं करेंगे? उनके बच्चे निश्चित रूप से प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि उनको पूरा एटमॉस्फेयर उसी तरीके का प्रदान किया गया है। जबकि गरीब बच्चों को वो चीज़ें प्रदान नहीं की गई हैं, तो प्रदान ना करने के कारण क्या हो गया कि उन बच्चों का जो भविष्य है पूरा पूरा वो कैसा है? अंधकार में है। आगे क्या कह रहा है? फार फार कि वे बहुत दूर हैं, फ्रॉम रिवर्स, इनसे? नदियों से। व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिवर्स? नदियों से क्या तात्पर्य है? नदियां निरंतर क्या करती है? बहती रहती है। आगे बढ़ो टू प्रोग्रेस, क्या करो? जिंदगी में प्रगति करो, तो ये संदेश देती है। तो वे बच्चे किससे? प्रगति से दूर हैं। केव्स द्वीपों से दूर हैं, जो अंतरीप होते हैं, जो द्वीप होते हैं, उनको किस नाम से? केव्स। जिंदगी में क्या करो? ऊंचे उठो। क्या करो? जिंदगी में ऊंचे उठो, ऊंचे बढ़ो, समृद्धि प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करो, लेकिन वो समृद्धि से भी, उससे भी क्या है? बहुत दूर है। एंड और इनसे दूर है स्टार्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों के तारों से। शब्दों का तारे यानी प्रेम भरे बोल, उनसे प्रेम भरे बोल भी नहीं बोले जाते हैं। कोई भी मामला होगा अमीर और गरीब के बीच में, तो हमेशा दोषी किसको ठहराया जाएगा? गरीब को ठहराया जाएगा प्रथम दृष्टया। अगर मान लीजिए दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, एक ने अच्छा सूट वूट पहन रखा और एक ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, और सूट वूट पहने वाला व्यक्ति क्या करता है? किसी की जेब से पर्स निकाल लेता है, और वो व्यक्ति कहता है कि किसने चोरी की? तो सबसे पहले उस कोट पैंट पहनने वाले पे, सही ढंग से जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस व्यक्ति पे नहीं बल्कि उस गरीब के ऊपर, सारी जनता जितनी भी वहां पे होगी, सबका सीधा दोष किसके ऊपर जाएगा? उस व्यक्ति के ऊपर जाएगा प्रथम दृष्टया। बाद में चाहे कुछ भी मालूम चले, लेकिन पहली बार जो अपराधी माना जाएगा, वो पहली बार अपराधी कौन माना जाएगा? वो गरीब माना जाएगा। और कई जगह पे तो हमारा प्रशासन इतना वो होता है कि करता कोई है और भरता कोई है, यानी कि इनको उठा करके कहाँ डाल दिया जाता है? जेलों में डाल दिया जाता है, तो ये अपना मुंह भी नहीं खोल पाते। तो प्रेम से हमारे समाज में जो प्रेम देना चाहिए, क्या हम अपने समाज में उनको वो प्रेम दे रहे हैं? उनसे भी ये क्या है? बहुत दूर हैं, उनसे भी ये क्या है? वंचित हैं। किन किन से? ना तो ये प्रोग्रेस कर पा रहे हैं जिंदगी में, ना ये समृद्धि प्राप्त कर पा रहे हैं, उससे भी दूर है, और ना ही इनको क्या मिलता है? प्रेम भरे दो बोल मिलते हैं, उनसे भी दूर। आगे क्या कह रहा है? श्योरली, निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज है विक्ड माने दुष्ट। निश्चित रूप से शेक्सपियर क्या है? दुष्ट है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि शेक्सपियर दुष्ट क्यों है? कभी इसमें क्या कहना चाहता है शेक्सपियर के बारे में? शेक्सपियर इसलिए दुष्ट है यहाँ पे क्योंकि शेक्सपियर की जो फोटो लगी हुई है, हम जितने भी फोटो लगाते हैं क्या करते हैं? उनका अनुसरण करने के लिए, कि हम भी इसके समान बने, उस चीज के लिए हम उस चीज व्यक्ति का क्या लगाते हैं? फोटो लगाते हैं। चाहे हम स्वामी विवेकानंद का लगाएं, चाहे हम गांधी जी का लगाएं, चाहे स्वामी रामकृष्ण परमहंस का लगाएं, चाहे किसी देवी देवता का लगाएं, उनके अनुसार आचरण करने के लिए, उनके समान बनने के लिए हम क्या लगाते हैं? वो फोटो लगाते हैं। वो हमारे आदर्श होते हैं, आइडल होते हैं। तो उन आदर्शों को मानते हुए हम उनका क्या लगाते हैं? फोटो। लेकिन क्या हम उनके समान, किसके समान? शेक्सपियर के समान बन सकते हैं? ये बच्चे जहां उनको वो फैसिलिटी नहीं मिलती है, बल्कि उन पे आरोप प्रत्यारोप लगा के उन्हें वहीं के वहीं सीमित कर दिया जाता है, वो शेक्सपियर के समान महान नहीं हो सकते। वो जिंदगी में जैसे शेक्सपियर ने प्रगति की है उसके समान प्रगति नहीं कर सकते। तो इसलिए वहां पे उस क्लासरूम के अंदर शेक्सपियर का फोटो लगाना कैसा है? वो एक दुष्टता का प्रतीक है, क्योंकि जिन क्लासों में
बच्चों को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, उन क्लासों में निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति का फोटो लगाना कैसा है, वो बेकार है, यूजलेस है, कहीं उसका कोई फायदा नहीं है। केवल अंतर किसका है, तालाब एक ही है, लेकिन उस एक ही तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला क्या करता है, बगुला मछली पकड़ता है। अंतर किसका है, केवल सिर्फ सोच का अंतर है, अदरवाइज कुछ होने वाला नहीं है। ना अमीर में कोई फर्क, ना गरीब में कोई फर्क, दोनों को एक दिन किसमें, मिट्टी में मिल जाना। लेकिन फर्क जो आता है वो केवल किस बात का आता है, सोच का, कि मैं अमीर हूं और वो गरीब है। तो इस सोच को क्या करो, समाप्त करो। तो इसलिए यहाँ पे क्या बताया गया, शेक्सपियर को दुष्ट बताया गया। द मैप, और जो नक्शा है, ए बैड एग्जाम्पल, वह एक बुरा उदाहरण है। नक्शा क्या है, जो नक्शे में डिवाइडेशन ये दे रखा है, अमीर वर्ग का ऐसा होगा, गरीब वर्ग ऐसा होगा, ये जो नक्शा बनाया है इनने, इन्होंने, हमारे उन बड़े लोगों ने, उन राजनेताओं ने जो हमारे ऊपर शासन करते हैं, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हो, चाहे हमारे प्रेसिडेंट रहे हो, उन्होंने जो ये नक्शे बनाए, इन देशों में विभाजन करके हमको क्या कर दिया है, अमीर और गरीब के रूप में बांट दिया है। ये बनाए गए नक्शे भी क्या है, एक बुरा उदाहरण है, सही नहीं है ये, क्योंकि किसी भी व्यक्ति विशेष को जाति वर्ग के आधार पर क्या नहीं करना चाहिए, बांटना नहीं चाहिए। अगर है कोई भी कानून जो बनाया गया है, वो कानून सबके लिए एक समान रूप से लागू होना चाहिए, किसी पर कम, किसी पर ज्यादा नहीं। तो नक्शा भी क्या है, एक बुरा उदाहरण। विद शिप्स, जो जहाज है, एंड सन, और सूर्य, एंड लव, और प्रेम, टेम्पटिंग, वो प्रलोभित कर रहे हैं, देम, उनको, टू स्टील, चोरी करने के लिए। जहाज से मतलब संपत्ति से, पैसा, धन, दौलत, इन चीजों से। शिप्स का मतलब किससे है यहाँ पे, जहाज का मतलब किससे, वेल्थ, धन, प्रॉपर्टी। सन, सूर्य का मतलब किससे, टू प्रोग्रेस, प्रगति, आगे बढ़ना, वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। गरीब बच्चे भी क्या करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड लव, और प्रेम। कौन कौन सी तीन चीजों का वर्णन आया है, यहाँ पे ध्यान रखना, कौन सी तीन चीजों का, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, कौन सी तीन। यहाँ पे आया है वर्ड कौन सा, रिवर्स, केप्स, एंड स्टार ऑफ बर्ड्स। यहाँ पे कौन सा आया है, शिप्स, सन, एंड लव। तो शिप्स हैं जो संपत्ति का प्रतीक है, एंड और सन, सूर्य, सूर्य किसका प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है, एंड लव, और प्रेम, टेम्पटिंग, वो प्रलोभित करते हैं, देम, उनको, टू स्टील, किसके लिए, चोरी करने के लिए। अगर ये उनके पास में ये चीजें होती तो वो जिंदगी में कभी भी चोरी करने की तरफ आकर्षित ना होते, वो चोरी ना करते। लेकिन ये चीजें नहीं है, तो इन चीजों को प्राप्त करने की लालसा में वो किसकी तरफ, वो बुरे मार्ग की तरफ क्या होते हैं, अग्रसर हो जाते हैं। फॉर लाइफ, उनकी जो जिंदगियां हैं, फॉर लाइफ, लाइफ माने जिंदगियां, दैट, जो कि, स्लाइली, चुपके से, टर्न इन, गुजर जाती हैं, देयर, उनके, क्रैम्प्ड, सकरे, होल्स माने उन छेदों में, छेदों का मतलब उन सकरे सकरे से घरों में। उनकी जो जिंदगियां हैं वो क्या है, बिल्कुल चुपके से, पता भी नहीं चलता है कब कौन पैदा हुआ, कौन मर गया। पता किनका लगता है, केवल बड़े लोगों का, कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। विद्यालयों में क्या हो जाती है, उनके नाम पर छुट्टियां होती है, तो हमें पता लगता है कि साहब कोई प्राइम मिनिस्टर मर गया, कोई चीफ मिनिस्टर मर गया है, तो उसके संदर्भ में क्या हो रही है, छुट्टी। लेकिन क्या कभी किसी गरीब के मरने पर छुट्टी होती है, नहीं। गरीब के मरने पर कभी भी किसी भी संस्थान में क्या नहीं होती है, छुट्टियां नहीं होती हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उनकी जो जिंदगियां हैं, वो जिंदगियां किन में, उन सकरे सकरे से घरों में क्या होती हैं, चुपचाप क्या हो जाती हैं, व्यतीत हो जाती हैं। कब से कब तक, फ्रॉम फॉग, उस कोहरे से लेकर के, टू एंडलेस, उस असीमित, नाइट, रात तक। कोहरे से लेकर के असीमित रात तक। कोहरे से असीमित रात का मतलब क्या है, जन्म से लेकर ही उनका जो भविष्य होता है वो अंधकार में होता है। फ्रॉम फॉग, फॉग का मतलब है जन्म से, टू एंडलेस, एंडलेस माने असीमित कष्ट वाली, नाइट, रात, असीमित कष्ट वाली मौत तक। क्योंकि उनका जो मरने का वो होता है उसमें भी उनको क्या होते हैं, कष्ट।
तो उस असीमित कष्ट तक उनकी पूरी जिंदगी इन सकरे सकरे से घरों में क्या हो जाती है, व्यतीत हो जाती है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो उनकी पूरी जिंदगियां हैं वो उनमें व्यतीत होती है। ऑन ऊपर, किसके ऊपर? देयर माने उनके ही, स्लैग माने गंदगी के, गावेज हीप माने ढेर पर, गावेज हीप गंदगी का ढेर, अपने ही गंदगियों के ढेर पर, क्योंकि वहां पे क्या है, स्वच्छता है नहीं, स्वच्छता नहीं है तो वहां पे क्या लगे हुए हैं, गंदगी के ढेर, तो उन्हें अपने ही गंदगियों के ढेर के ऊपर। दी चिल्ड्रन ये बच्चे, दी चिल्ड्रन ये बच्चे, बियर धारण करते हैं, क्या धारण करते हैं, स्किन्स माने खाल, इन बच्चों की जो खालें हैं वो कैसी हैं, पीप्ड थ्रो जिनमें से झांकती हैं, पीप्ड थ्रो माने झांकना, क्या झांकती हैं, बाय बोन्स हड्डी, ये बच्चे ऐसी खालें धारण करते हैं जिन खालों में से हड्डियां झांकती हैं, कुपोषित हैं, केवल हड्डी ही हड्डियों का ढांचा नजर आता है, केवल कंकाल नजर आता है, किनका, इन बच्चों का, जो कहां पे बैठे रहते हैं, अपनी ही गंदगियों के ढेर पर, अपने ही किन पर, गंदगियों के ढेर पर, क्योंकि गंदी बस्तियों में जब चारों तरफ ना निकासी, पानी की निकासी की व्यवस्था है, ना मल प्रवाह की व्यवस्था है, कहीं कुछ नहीं है, तो वहीं अपनी गंदगी के ढेर पर ही बैठे हैं। और इसी वजह से इन बच्चों की जो स्किन्स हैं, डिजीज है, इनमें तमाम तरीके की क्या हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। और वहाँ पे क्या होता है, मेन रीजन तो इसका दे ही रखा है, कौन सा रीजन, कुपोषण यानी इल फैट, सही ढंग से उनका पोषण प्राप्त ना होना, न्यूट्रिशन प्राप्त ना होना, वो तो दे ही रखा है यहाँ पे। लेकिन साथ साथ ये क्या है, ये गंदगी की वजह से और ज्यादा बीमारियां इनके अंदर आ जाती हैं। एंड और स्पेक्टिकल्स जो चश्मे हैं, ऑफ स्टील, वो किसके बने हैं, स्टील के फ्रेम बने, इनके जो चश्मे हैं उनमें किसका फ्रेम लगा हुआ है, स्टील का बना हुआ, विद मेंडेड ग्लास जिसमें की मरम्मत किया हुआ, ग्लास माने कांच, स्टील के फ्रेम वाले इनके चश्मे हैं और जिसमें क्या है, मरम्मत किया हुआ, क्या लगा हुआ है, कांच लगा हुआ, लाइक जैसी। और ये चश्मे कैसे दिखते हैं, चश्मों की जो तुलना की गई है, कंपेयर की गई है, सिमिली का उदाहरण, बोतल बेड्स जैसे कि बोतल के टुकड़े हों, जैसे कि कांच के टुकड़े हों, ऑन स्टोन्स पत्थरों पर, जैसे पत्थरों पर तोड़ तोड़ करके कांच के क्या बिखेर दिए गए टुकड़े, इस प्रकार के स्टील के फ्रेम वाले उन चश्मों में इनके क्या लगे हुए हैं, मरम्मत किए हुए कांच। ऑल संपूर्ण रूप से, देयर टाइम उनका जो समय, एंड स्पेस और जो स्थान है, आर फॉगी स्लम, आर हैं फॉगी माने वो धुंधली, स्लम माने गंदी बस्ती, उनका जो पूरा पूरा समय है और जो स्थान है वो कहाँ पे, उन्हीं गंदी बस्तियों में, उनका पूरा की पूरा टाइम वहीं पे उन्हीं गंदी बस्तियों के अंदर क्या हो जाता है भाइयों, पूरा पूरा व्यतीत हो जाता है। आ क्या कह रहा है, सो इसलिए ब्लॉट कलंक है, प्लॉट माने कलंक, देयर उनके लिए, मैप्स माने नक्शे, इसलिए उनके जो नक्शे बनाए गए हैं वो नक्शे उन बच्चों के लिए कैसे हैं, कलंक की समान। किन पे कलंक के समान है, विद स्लम्स गंदी बस्तियों पर, कि वो नक्शे जो बनाए उन नक्शों में जो गंदी बस्तियां हैं वो किसके समान है, कलंक के समान। और कैसे, एज बिग एज डूम, वो इतने बड़े कलंक हैं, एज डूम जैसे कि नरक, क्योंकि नारकीय जीवन तो वहां हो ही गया, नरक के समान तो वहां पे जीवन है ही। तो इसी संदर्भ को उठाते हुए उसलिए कह रहा है कि सो इसलिए कलंक हैं, देयर मैप्स उनके नक्शे, विद स्लम्स ये गंदी बस्तियों की, एज बिग एज डूम और कितने बड़े, इतने बड़े जितने की क्या होता है, नरक होता है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं बेहतर समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं, अनलेस जब तक की, जब तक कौन ने, गवर्नर, गवर्नर सबसे यहां तात्पर्य क्या है, हमारी गवर्नमेंट, सरकार, वे सरकारें जो कि गंदी बस्तियों में विद्यालय खोलते हैं, वे सरकारें जो कि गंदी बस्तियों को भोजन देने के लिए क्या होती हैं, बाध्य होती हैं, वे सरकारें जो उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए क्या है, उनका कर्तव्य है। तो ये सारी सरकारें, तो यहाँ गवर्नर सबसे तात्पर्य क्या है, सरकार से। इंस्पेक्टर निरीक्षक, कौन सा निरीक्षक, जो कि इन गंदी बस्तियों में निरीक्षण करने के लिए आता है उन विद्यालयों का, वो सरकार जो उन विद्यालयों को खोलती है। वो इंस्पेक्टर जो उनमें निरीक्षण करने के लिए आता है, निरीक्षण करने के लिए,
कि क्या प्रत्येक चीज सही है या नहीं है, वो निरीक्षण। विजिटर या आगंतुक, वो आगंतुक जो वहां पे ये कहते हैं कि साहब हम इन चीजों को सुधारने का जिम्मा लेते हैं, हम इनका भला चाहते हैं, उन आगंतुकों के संदर्भ में। जब तक ये सब व्यक्ति अपनी अपनी तरफ से अपने दायित्वों को पूर्ण नहीं करेंगे, तब तक गंदी बस्ती में रहने वाले स्कूलों का कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। देश में यह नक्शा, इस नक्शे में विकम्स होती हैं देयर, उनके लिए विंडो खिड़की। इस नक्शे में उनके लिए तो खिड़की होती है, जो नक्शा बनाते हैं ना वो, तो उस नक्शे में अपने लिए तो खिड़की बनाते हैं, अपने लिए तो बचने का रास्ता बनाते हैं, अपने लिए तो प्रगति करने का रास्ता बनाते हैं। एंड और क्या कह रहा है आगे, दीज विंडोज, और इन खिड़कियों को, दैट जो कि शट अपॉन बंद कर देती हैं, देयर लाइव उनकी जिंदगी। लेकिन उनकी जिंदगियों के लिए उन्होंने उन खिड़कियों को क्या कर दिया है, बंद। और कैसे बंद कर दिया है, लाइक कैटाकॉम्स। फिर से मिली का उदाहरण है यहाँ पे, कैसे बंद किया है उन खिड़कियों को, लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स मीन्स क्या होता है, तहखाने में स्थित कब्रें। जैसे तहखाने में अंदर कब्रों को ग्रेवयार्ड में क्या कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से उनकी जिंदगियों के ऊपर इन खिड़कियों को, नक्शे में जो खिड़कियां होनी चाहिए थी, अपने लिए तो इन्होंने रखी हैं वो खिड़कियां, लेकिन गरीबों के लिए उन खिड़कियों को क्या कर दिया, बंद कर दिया। यहां तक समझ में आया? क्या कह रहा है कि इन खिड़कियों को उनके लिए क्या कर दिया, उनकी जिंदगियों के लिए बंद कर दिया। और कैसे बंद कर दिया, जैसे कि तहखाने में कब्रों को बंद कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूं यहां तक बेहतर समझ में आ रहा होगा। बेटा पढ़ाई पे एक एक शब्द पे ध्यान दोगे तो निश्चित रूप से आपको क्या होंगे, अच्छे नंबर आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किसी भी कमजोर से कमजोर बच्चे का गलत नहीं होगा। और फिर ध्यान रख लेना कि फ्लेमिंगो में से ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, चाहे वो पोएम से पूछे जाएं और चाहे वो प्रोज से पूछे जाएं। तो इसलिए विशेष रूप से इन चीजों पे ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपील कर रहा है आपसे, ब्रेक ओ ब्रेक, तोड़ दो, अरे तोड़ दो। किनको तोड़ दो, इन व्यवस्थाओं को। किनको, इन व्यवस्थाओं को जो बाह्य आडंबर रचे हुए हैं, इन सभ्य संस्थाओं को, जिन सभ्य संस्थाओं ने उन गरीबों के लिए अलग संसार का क्या किया है, निर्माण किया है, उनको क्या कर दो, तोड़ दो। ओपन, और कब तक तोड़ते रहो उनको, जब तक कि वो क्या पूर्ण रूप से क्या ना हो जाए, खुल ना जाए, यानी जागृत ना हो जाए। टिल, अन्यथा क्या होगा, दे ब्रेक द टाउन, अन्यथा वे भी क्या करेंगे, दे ब्रेक, वे तोड़ देंगे द टाउन, किसको, कस्बे को। या तो जागृत हो जाओ, सीधी सी बात। यहाँ पे कवि क्या प्रार्थना कर रहा है, क्या निवेदन कर रहा है कि या तो आप उनके अनुसार जैसे आप प्रगति करना चाहते हो सेम उसी प्रकार से उनको भी प्रगति करने दो, या फिर क्या होगा अन्यथा कि वे भी पूरे कस्बे को क्या कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। कौन बर्बाद कर देंगे, वही गरीब लोग, क्योंकि धीरे 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 वो बेमनुष्यता इतनी ज्यादा उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण पूरा की पूरा कस्बा ही क्या हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। पूरा पूरा कस्बा क्या हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यानी कहीं पर भी सभ्यता का नाम निशान दिखाई नहीं देगा, क्योंकि गरीब तब तक सहन करता है जब तक की एक क्षमता होती है। हमने गुलामी सहन की कब तक, जब तक की सहन हुई, उसके बाद में जैसे जैसे हमारे साथ में अन्याय होने लगा, वैसे वैसे आवाजें क्या होती गई, प्रखर होती गई। और प्रखर आवाज होते 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 एक दिन क्या हुआ, वो गदर भी हुआ, वो संग्राम भी हुआ, जिसके माध्यम से हमको सन 15 अगस्त 1947 को क्या मिली, आजादी। तो अगर इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा तो निश्चित रूप से ही क्या होगा, एक दिन ऐसा होगा कि जबकि ये आपकी जितने भी महल बने हुए हैं, जितने भी आप प्रगति कर रहे हो, आज एक छोटी सी बीमारी आई थी, कोरोना वायरस, क्या अमीर और गरीब में कोई अंतर रहा, क्या अमीर कहीं बच पाया,
नहीं, कहीं कोई नहीं बच पाएगा, क्योंकि गरीब को अगर वो बीमारी लगेगी तो निश्चित रूप से अमीर को भी वो बीमारी लगेगी। तो इसलिए अभी भी कभी यहाँ आपसे निवेदन करता है कि जागृत हो जाओ, अन्यथा पूरा की पूरा आपका कस्बा, आपकी मानव जाति क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। एंड और सो दिखाओ द चिल्ड्रन, इन बच्चों को, टू ग्रीन फील्ड्स, उन हरे भरे खेतों को। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि इन बच्चों को भी प्रसन्नता पूर्वक रहने दो, इन बच्चों को उन हरे भरे खेतों को दिखाओ, स्वतंत्र रूप से इनकी जीवन को जीने दो। एंड मेक, और बनाओ, क्या बनाओ, देयर वर्ल्ड, उनका संसार, उनका भी संसार बनाओ, इस संसार में वो भी भागीदार बने, इस संसार को वो भी जिए कि ये संसार हमारा भी है, ये देश हमारा भी है, इस तरीके से वो जिए, इस प्रकार का संसार बनाओ जिसमें कि अमीर और गरीब का कोई भेदभाव ना हो, जिसमें कि सामाजिक रूप से अन्याय ना हो, वर्ग असमानता ना हो, इस प्रकार का क्या बनाना है, संसार बनाना है। रन, दौड़ने दो, एजोर, नीले आसमानी, ब्लू वॉइल, ऑन, किसके नीचे, ऑन गोल्ड सैंड, किसके नीचे, नीले आसमान के नीचे, ऑन गोल्ड सैंड, सुनहरी रेत पर, जो सोने के समान चमकती है, उस रेत पर उनको क्या करने दो, दौड़ने दो। एंड और लेट, अनुमति दो, देयर, उनकी भी, टंग, इनको, टंग माने भाषाओं को, उनकी भी बोलियों को क्या दो, अनुमति, उनको भी बोलने की स्वतंत्रता चाहिए, उनको भी बोलने की फ्रीडम चाहिए। दिमाग में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या कह रहा है कि उनको किन किन चीजों के ऊपर, इन बच्चों को उन हरे भरे खेतों को दिखाओ, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनका संसार बनाओ, रन एजोर ऑन गोल्ड सैंड्स, और उसे नीले आसमानी आकाश के नीचे, ऑन गोल्ड सैंड, सुनहरी रेत के ऊपर उनको क्या करने दो, दौड़ने दो, स्वतंत्र रहने दो। एंड लेट देयर टंग्स, और उनकी जवानों को क्या करने दो, उनकी भाषाओं को क्या करने दो, बोलने दो। रन नेक, रन पढ़ने दो, नेक स्वतंत्र रूप से, उनकी नजरों को दौड़ने दो, स्वतंत्र रूप से पढ़ने दो। इनटू बुक्स, किनको, पुस्तकों को, पुस्तकों को उनको कैसे पढ़ने दो, स्वतंत्र रूप से। द वाइट, के सफेद, एंड ग्रीन, और हरे, लीव्स माने पत्ते, ओपन माने खोलती, बुक्स कैसे सफेद और हरे पत्ते खोलती, ये पुस्तकें ही हैं। प्यारे बच्चों, दिमाग में इस बात को बिठा लो कि ये पुस्तकें ही हैं जो हमारे लिए शांति और प्रसन्नता के क्या खोलती हैं, द्वार, दरवाजे। लीव्स का मतलब क्या है यहाँ पे, दरवाजे, डोर्स, कौन खोलती हैं, पुस्तकें। इन पुस्तकों में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, अगर इस प्रकृति के साथ में जुड़ करके इन पुस्तकों को पढ़ोगे, तो निश्चित रूप से आपको क्या दिखाई देगी, इनमें, इनमें शांति दिखाई देगी। व्हाइट का प्रतीक है शांति का, पीस। एंड ग्रीन, और हैप्पीनेस, किसमें, दरवाजे, ओपन, खोलना। शब्दों का ध्यान रखना, कौन सा शब्द किस लिए आ रहा है, हिस्ट्री, इतिहास। देयर्स, उनका ही होता है, किन लोगों का इतिहास होता है, हु, जिनकी, लैंग्वेज, भाषा, इज है, द सन माने सूर्य, जिन व्यक्तियों की भाषा, जिन व्यक्तियों का क्या, ओजस्वी, तेजस्वी भाषण होता है, स्पीच होती है, केवल इतिहास उन्हीं का होता है, जिन्होंने संसार में सभी को जोड़ करके चले हैं। केवल उन्होंने ही सूर्य के समान क्या किए, प्रगति की, अपना नाम चमकाया है। चाहे वो हमारे भगत सिंह जी रहे हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी रहे हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद जी रहे हो, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती जी रहे हो, जो भी रहा है, केवल भाषा उसकी रही है जिसका ओजस्वी पूर्ण क्या रहा है, भाषण रहा है। इसी के साथ अपनी कविता यहाँ पे क्या होती है, फिनिश होती है। ठीक है, धन्यवाद।